अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड्स। हमारे स्मार्ट सिलेबस में सॉलिड से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। सॉलिड्स कहा जाता है, सॉलिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर रिजिड, हार्ड एंड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन जी यहाँ पे चार प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई हैं सॉलिड्स की, कि सॉलिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो पहले नंबर पे रिजिड होंगे, हार्ड होंगे, डेफिनेट शेप होगी उनकी, और इसी तरह से डेफिनेट वॉल्यूम होगा उनका। देखिए रिजिड और हार्ड ये आलमोस्ट आपके पास सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, हार्डनेस और रिजिडनेस। ठीक है, रिजिडिटी कहा जाता है कि अगर किसी सॉलिड को ज़्यादा कंप्रेस ना किया जा सके, और हार्डनेस वैसे ही उसकी सख्ती से मुराद होता है आपके पास। द एटम्स, आइंस एंड मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड का मतलब कि आपस में बिल्कुल करीब करीब होते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस। देखें दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, एक एडहेसिव होती हैं और एक होती हैं आपके पास कोहेसिव। एडहेसिव वो फोर्सेस हैं जो मुख्तलिफ जो है वो सब्सटेंसेस के दरमियान हो। जैसे पेंट करेंगे, वॉल के साथ अटैच हो जाएगा पेंट, तो पेंट और वॉल के दरमियान फोर्स एडहेसिव फोर्स होगी। इसी तरह से आप फॉर एग्जांपल कोई स्टिकी सब्सटेंस आपके हाथ को चिपक जाए तो वो एडहेसिव फोर्स होगी। लेकिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, क्योंकि वो सेम सब्सटेंसेस के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। The constituent atoms, ions and molecules of solids cannot move at random. इनकी मोशन सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी हो सकती है, ये मूव नहीं कर सकते। ये इनकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास रैंडम मोशन जो है इनकी नहीं हो सकती, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट अ वेल ऑर्डर अरेंजमेंट इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स की ऑर्डर्ड अरेंजमेंट पाई जाती है। इसी की बिहाफ पे हम सॉलिड्स को उसकी टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब देखें फर्दर क्या लिखता है। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, आइंस एंड मॉलिक्यूल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। अब हम क्लासीफाई किसकी बेस पे कर रहे हैं? क्लासीफाई किया जा रहा है रेगुलर अरेंजमेंट की बुनियाद पर। क्लासीफाई हम कर रहे हैं रेगुलर अरेंजमेंट की बुनियाद पर। अच्छा जी, देखिएगा रेगुलर अरेंजमेंट देखिएगा कि या तो हो सकती है या फिर आपके पास पॉसिबल नहीं है। रेगुलर अरेंजमेंट में दो सिचुएशंस आपके पास बन जाया करती हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट या तो पोजेस करेंगे या फिर नहीं करेंगे, बिल्कुल डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगी। तो सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास, पहली टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज इन विच atoms, ions and molecules are arranged in definite three dimensional pattern. इनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। दिस रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है आपके पास रिपीटिंग। रिकरिंग का मतलब आपके पास है रिपीटिंग। तो दिस रिपीटिंग रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स थ्री डायमेंशनली। ये स्ट्रक्चर या ये पैटर्न आपके पास थ्री डायमेंशनली क्या करता है? एक्सटेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप है किस चीज़ की? दूसरी टाइप हमारे पास है एमॉर्फस सॉलिड्स की। एमॉर्फस सॉलिड्स कौन से होते हैं? एमॉर्फस सॉलिड्स आपके पास जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं पाई जाती। अच्छा देखें, ऑल द सॉलिड्स आर नॉट क्रिस्टलाइन। द वर्ड एमॉर्फस मीन्स शेपलेस। ये एमसीक्यूज में भी ये बात पूछी जाती है आप लोगों से, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एमसीक्यूज। Amorphous solids, ये definition है, are those substances in which constituent atoms, ions and molecules do not possess a regular orderly arrangement. इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास ग्लास, प्लास्टिक्स, रबर, ईटीसी, ये भी आपके पास एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। अच्छा, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है दीज सब्सटेंसेस हैव सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज एंड वर्चुअली
कंप्लीट मेंटेनेंस ऑफ शेप भी है एंड वॉल्यूम भी है आपके पास। और फर्दर मोर हम कहते हैं बट दे डू नॉट पोजेस एन ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्टेट। ऑर्डर्ड यानी कि पूरी तरह से वेल अरेंज्ड या वेल मैनेज्ड स्टेट जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं किया करती। तो हमारे पास ये इसलिए जो है वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं। मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अब यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, किसके अंदर, एमॉर्फस के अंदर। क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस में कैसे तब्दील कर सकते हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कहता है कि मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी चेंज्ड इनटू एमॉर्फस सॉलिड्स बाय मेल्टिंग देम एंड देन कूलिंग द मोल्टन मैस रैपिडली। एक तो जब पहले हम उसे मेल्ट करेंगे और उसके बाद हम मोल्टन मैस को फ़ौरन से रैपिडली क्या करेंगे, ठंडा कर लेंगे। इन दिस वे द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डू नॉट फाइंड टाइम टू अरेंज देमसेल्व्स, वो अपने आप को अरेंज करने का उन्हें वक्त नहीं मिल सकेगा। A long range regularity does not exist in amorphous solids, but they can possess only small regions of orderly arrangements. These crystalline parts of amorphous solids are known as crystallites. इन्हें हम crystallites का नाम दिया करते हैं। देखिए तमाम के तमाम तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे 3 डायमेंशंस में ही रेगुलरिटी पाई जाए, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें रेगुलरिटी एग्जिस्ट कर सकती है। तो उन पार्ट्स को हम क्या नाम देते हैं, क्रिस्टलाइट्स का नाम देते हैं। ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज़ जो है वो पूछा जा सकता है। अच्छा, ये भी आपके पास क्रिस्टलाइन इनटू, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, एमसीक्यूज़ में एक लॉन्ग ऑप्शन की फॉर्म में। अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प से मुराद होता है आपके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट इनके नहीं होते, एज़ कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो होते हैं। दैट इज़ वाई पार्टिकल्स ऑफ ग्लास सॉफ्टन्स ओवर अ डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन नॉट molded and blown into and can be molded and blown into a various shapes. They do not possess definite heat of pollution. अच्छा, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी डेफिनेट नहीं होते अमॉर्फस के। देखिए ज़्यादा अरेंजमेंट्स क्रिस्टलाइट्स अगर ज़्यादा पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइट से मुराद स्मॉल रीजन्स ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। अगर वो नहीं है तो वो आपके पास इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कम होंगे। तो इनकी कोई फिक्स नहीं होते। अब जैसे NaCl है, क्रिस्टलाइन है, तो उसकी फ़िक्स है 800 में उसने मेल्ट होना है, लेकिन ग्लास के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हैं, डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ वो ज़्यादा टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो सकता है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स फिक्स नहीं होते। हीट ऑफ फ्यूजन से मुराद है वो हीट जो इन्हें मेल्ट करने के लिए दरकार होती है। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की जाएंगी जो सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए हैं। क्रिस्टलाइन से मुराद सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन, यहाँ पे हम अमॉर्फस को जो है वो शामिल नहीं कर रहे, तो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। कीप इन माइंड दैट वी आर ओनली डिस्कसिंग द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखिए सबसे पहले हमारे पास है ज्योमेट्रिकल शेप। ऑब्वियसली चूँकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास क्या हुआ करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डेफिनेट 3 डायमेंशनल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट एग्जिस्ट करती है। तो दैट इज़ वाई हमारे पास क्या सिलसिला होता है यहाँ पे कि डेफिनेट 3 डायमेंशनल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट की वजह से इनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप भी एग्जिस्ट करती है। जैसे वो कहता है कि ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप ड्यू टू definite and orderly arrangement of atoms and ions and molecules in the 3-dimensional space. जैसे for a given crystal the interfacial angles, interfacial angle से क्या मुराद है हमारे पास, वो एंगल जो फेसिस पे एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे सर्फेसिस इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक शेप है, ये आपके पास एक शेप है, तो यहाँ वाला जो एंगल है ये एक सरफेस है आपके पास, ये दूसरी सरफेस है, ये तीसरी सरफेस है, तो इनके दरमियान में ये जो एंगल्स हैं ये आपके पास इंटरफेशियल एंगल्स हैं।
ठीक है। तो इंटरफेशियल एंगल्स एट विच द सर्फेसेस इंटरसेक्ट आर ऑलवेज द सेम नो मैटर इन विच शेप द क्रिस्टल्स आर ग्रोन, और द फेसेस एंड एंगल्स रिमेन कैरेक्टरिस्टिक इवन व्हेन द मटेरियल इज इवन फाउंड टू अ फाइन पाउडर। इवन कि हम उसे फाइन पाउडर में तब्दील ही क्यों ना कर लें, बिल्कुल उसका पाउडर ही क्यों ना बना दें, लेकिन फिर भी वो आपके पास अपने एंगल्स को मेंटेन करके रखेगा, अपने एजेस को मेंटेन करेगा। नंबर सेकंड है आपके पास, इससे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपके पास वो है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो शार्प होते हैं एंड दे कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। मैंने अभी पीछे भी बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होते हैं। यहाँ पे डेफिनेट से मुराद होता है फिक्स्ड, डेफिनेट से मुराद यहाँ पे फिक्स्ड है और वो आपके पास फिक्स्ड नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आपके पास है क्रिस्टलाइन या क्लीवेज प्लेन्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे अक्सर पूछा जाता है, ये भी ज्योमेट्रिकल शेप भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लीवेज किसे कहते हैं? क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेकेज, तोड़ना। क्लीवेज प्लेन्स, और प्लेन क्या होती है? प्लेन सरफेस को कहा जाता है कि ये वो सरफेसेस हैं जिनके अलोंग बॉन्ड को क्रिस्टल को ब्रेक किया जाता है। Whenever the crystalline solids are broken, they do so along definite planes. These are called cleavage planes and they are inclined on one another at a particular angle. The value of this angle varies from one solid to another. अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर क्रिस्टल ब्रेक होता है तो ये इनके जो एंगल्स हैं आपके पास वो स्पेसिफिक होंगे, एक सॉलिड से वो दूसरे सॉलिड में वेरी करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और ये भी आपसे इसमें 2-3 सवाल बनते हैं। एन आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज होना विद डायरेक्शन, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी विद डायरेक्शन, चेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी विद डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपी। ठीक है जी। तो एन आइसोट्रॉपी, सम ऑफ द क्रिस्टल्स शो वेरिएशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन। Such properties are called anisotropic properties and the phenomena is referred to as anisotropy. अगर डायरेक्शन के बदलने से फिजिकल प्रॉपर्टी की मैग्नीट्यूड में तब्दीली आ जाए तो दैट इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी एंड द फिनोमिना इज नोन एज एनाइसोट्रॉपी। अब तमाम प्रॉपर्टीज़ ऐसी नहीं होती, ना ही तमाम क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ शो कर सकें। ये चंद एक मखसूस में होता है जिनमें एक डायरेक्शन में अरेंजमेंट मुख्तलिफ होती है दैन द अदर दूसरी डायरेक्शन की निस्बत। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ thermal expansion, electrical and thermal conductivities are sometimes anisotropic in nature for some crystals. The variation in these properties with direction is due to the fact the orderly arrangement of the particles is different in one direction than another. और आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी है, ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ ग्रेटर इन वन डायरेक्शन देन इन अनदर, तो इसका मतलब वो भी एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। असल में जो ग्रेफाइट है वो आपके पास इस तरह की लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो इन लेयर्स के दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास। ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो ये पैरेलल तो कंडक्ट कर सकता है लेकिन परपेंडिकुलरली कंडक्ट नहीं कर सकता आपके पास। तो इसलिए देयर फॉर इट्स कंडक्टिविटी इन दिस डायरेक्शन इज फार बेटर देन द परपेंडिकुलर टू द, आपके पास यहाँ पे लिखता है परपेंडिकुलर टू अदर डायरेक्शन। और क्लीवेज प्लेन भी जो है वो आपके पास एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर है। तो इसमें जो मुख्तलिफ सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो कौन कौन से सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। देखिए वन बाय वन हम जो है वो इन क्वेश्चंस को लिखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं सवाल लिखूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 आप कहिए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन
आइसोट्रॉपी एंड एन आइसोट्रॉपी। ये एक सवाल आपसे पूछा जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे इसका जवाब दे दूँ मैं आप लोगों को कि आइसोट्रॉपी से क्या मुराद है। एन आइसोट्रॉपी मतलब चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, और आइसोट्रॉपी क्या होगा कि डो नॉट चेंज इन प्रॉपर्टी, यानी कि नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी विद चेंज इन डायरेक्शन। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाए डायरेक्शन के तब्दील होने से वो एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी और एनाइसोट्रॉपी फिनोमिना है, और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी तब्दील नहीं होती तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि क्या कहलाएगा, वो आपके पास आइसोट्रॉपी कहलाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है। जस्टिफाई दैट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर called an isotropic in nature। ये दूसरा सवाल है। आप लोग जो है वो क्या कहेंगे, बिकॉज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल आप लोग फिर ग्रेफाइट वाली एग्जांपल दे देंगे जो मैंने नीचे मेंशन करवाई है। ठीक है। तीसरा सवाल भी इसमें से पूछा जाता है आपसे, मैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर दूँ। तीसरा सवाल आता है, justify that electrical conductivity of graphite is an isotropic in nature। तो ये 3 सवाल आते हैं और इससे रिलेटेड और भी सवाल आ सकते हैं, तो आप लोग इस बारे में विजिलेंट रहिएगा। तो ये क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इनसे मुतल्लिक। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।